सी स्टूडेंट, फिर से मारिया सारापोवा को मैं फिर से शुरू कर रहा हूं बेटा, ध्यान दीजिए। इससे पहले बिफोर दिस आई टॉक्ड अबाउट संतोष यादव। याद आ रहा है? यस सर। संतोष यादव के बारे में आपने सारा वीडियो वगैरह देख लिया था? संतोष यस सर। क्या था? संतोष यादव क्या थी? कहाँ की थी? कौन से डिस्ट्रिक्ट की थी? संतोष यादव का रिलेशन सर किस? रेवाड़ी। रेवाड़ी से थी। रेवाड़ी। गांव का नाम? गांव का नाम बेटा जोनियावास। गांव का नाम जोनियावास, ठीक है? ओके स्टूडेंट? ओके सर। हाँ, तो उन्हीं की कहानी हम यहाँ पढ़े हैं अभी। और दूसरी कहानी जो है मारिया सारापोवा की है। एक्चुअली द स्टोरी wants to teach you a lesson. If you want to achieve some height, अगर आपको कोई ऊंचाई प्राप्त करनी है तो यू विल हैव टू पे फॉर इट। अब पे फॉर इट का कई मीनिंग हो सकता है। अभी जो मान लीजिए मेहनत कर रहे हैं वही आगे चल के सफलता प्राप्त करेंगे। यही है पे करना। कुछ बच्चे एंजॉय करेंगे, कुछ बच्चे टीवी देख के अपना समय बिताते होंगे, कुछ बच्चे देखो अभी क्लास कर रहे हैं। अभी देखिए, नाउ यू कैन सी दैट सम स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंड। इफ आई वांट टू, 7 बच्चे, 7 पार्टिसिपेंट्स है जिसमें मैं एक हूं, तो 6 बच्चे सिर्फ ज्वाइन किए हुए हैं। बताइए 40 के करीब बच्चे हैं और उसमें सिर्फ 6 बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं। इट मीन्स अदर्स आर एंजॉइंग। अदर्स आर एंजॉइंग। दूसरे बच्चे इसका मतलब एंजॉय कर रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं है पढ़ने लिखने से। उनको फोन करो तो भी मतलब नहीं है। उस समय हाँ हाँ बोल देंगे, कोई ना कोई बहाना बना लेंगे, बट व्हेन द टाइम कम्स दे डोंट वांट टू कम इन द क्लास, तो दे विल हैव टू सफर। दे विल हैव टू सफर। तो कोई भी चीज अगर इफ यू वांट टू अचीव समथिंग यू विल हैव टू, क्या करना पड़ेगा आपको? उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये कीमत इसी सेंस में है, कीमत इसी सेंस में है कि आप अच्छा करें, मेहनत करें। अभी जो रिक्वायर्ड टाइम है पढ़ने के लिए, उस रिक्वायर्ड टाइम को आप पढ़ाई में ही दीजिए। यही है कीमत, यही है चीज। तो देखिए यहाँ पे कहानी आपने देख ही लिया था कि संतोष जो थी अपने परिवार की कौन से नंबर की बच्ची थी? सिक्स्थ चाइल्ड थी। जल्दी से मैं आपको रिकैप कर देता हूं। 5 लड़कों के परिवार में इस बच्ची का जन्म हुआ था। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम बेटा। जोनियावास गांव, आपके रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के जोनियावास गांव में जन्म हुआ था। हर पेरेंट्स वर अफ्लुएंट लैंडलॉर्ड्स। कैसे थे? अफ्लुएंट लैंड ऑनर्स थे, यानी किसी चीज की कमी नहीं थी। जमीन जायदाद बहुत थे, इसलिए किसी चीज की कमी नहीं थी। वो चाहते तो अपने बच्चों को दिल्ली में भी पढ़वा सकते थे, दिल्ली में एजुकेशन दिला सकते थे, लेकिन चूंकि गांव की परंपरा ऐसी थी, इसलिए इस परंपरा का निर्वाह करते हुए उन्होंने क्या किया कि वहीं पे उन लोगों की शिक्षा, गांव में ही शिक्षा हुई। और ये थोड़ी स्वतंत्र विचार की लड़की थी। वो गांव के बंधन में, जैसे शुरू से ही मतलब अपने स्वतंत्रता चाहती थी, स्वतंत्र जीवन जीना। संतोष को काफी परेशानी भी झेलना पड़ा। जब 16 इयर्स की हुई, गांव में चलो जो जो पढ़ाई थी वो कर ली, और 16 इयर्स की हुई तो उसके लिए उस पर दबाव डाला गया कि अब वो शादी कर ले। कि नॉर्मली इट हैपेंड, इट यूज्ड टू हैपन इन द विलेजेस। लेकिन इसने क्या किया? इसने अपने साइलेंट तरीके से शुरू से ही सोच रखा था कि अगर वो जो बनी बनाई जो परंपरा है उस परंपरागत चीजों को नहीं मानेगी, जो अच्छा लगेगा उसके हिसाब से वो अपना चलेगी। और जब समय आया, वो राइट टाइम कब आया? व्हेन डिड द राइट टाइम कम? वो राइट टाइम तब आया जब वो 16 इयर्स की हुई, स्कूल की पढ़ाई खत्म हो गई। अब वो चाहती थी कि आगे की पढ़ाई भी करे, जबकि परिवार का दबाव क्या था कि वो मैरिज कर ले, शादी कर ले। लेकिन उसने बिल्कुल भी नहीं माना।
वो दिल्ली आ गई, खुद आके उसने एडमिशन ले लिया, और जब पेरेंट्स ने मना किया कि मैं तुम्हें कोई भी खर्च नहीं दूंगा, तो उसने सीधा कह दिया कि वो पार्ट टाइम जॉब करके अपनी पढ़ाई का काम पूरा करेगी। लास्ट में पेरेंट्स को मानना पड़ा और अंत में वो अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद आप देखते हैं फिर कॉलेज, फिर महारानी कॉलेज जयपुर में वो एडमिशन लेती है। फिर वहां से वो किस तरह से माउंटेनियरिंग के लिए वो आगे बढ़ती है। फिर उत्तरकाशी इंस्टीट्यूट जाके वहां पर जाके वो अपना एनरोल करवाती है, वहां सीखती है, ट्रेनिंग लेती है, और 4 साल के अंदर ही वो किस तरह से सबसे कम उम्र की महिला बनती है जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की थी। और एक बार नहीं, 2 बार उसने चढ़ाई पूरी की थी। ठीक है ना, समझ आ रहा है? और इसके अलावा दूसरी बार जब वो गई थी तो इंडो नेपलीज विमेंस एक्सपेडिशन दल का नेतृत्व किया था। इसके अलावा और भी माना जाता है कि उसने लोगों को सेव करने में, मदद करने में, मतलब कि जीवन बचाने में भी मदद किया था। और यही नहीं, एक ट्रू एनवायरमेंटलिस्ट की तरह, फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट की तरह क्या किया था उसने? 500 केजी जो वहां पे गार्बेज बिखरे हुए थे एवरेस्ट और उसके रास्ते में, वो भी वो वहां से उठा के लाई। ये उसका सबूत मिलता है कि शी वाज अ फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट। जैसे अभी बताया कि देखिए, कोई भी चीज बिना मेहनत किए या बिना उसकी कीमत अदा किए, चाहे वो कीमत किसी भी चीज में हो, समय के रूप में हो या अन्य किसी रूप में हो, कीमत अदा किए कोई भी अचीवमेंट नहीं मिलती है, कुछ भी आप विशेष प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस सेंस में दूसरी कहानी जो है, सेकेंड स्टोरी इज अबाउट मारिया सारापोवा। देखिए मारिया सारापोवा ने किस तरह से सेक्रीफाइस किया था, उसकी कहानी आई वांट टू टेल यू। देखिए ये कहानी को समझने की आप कोशिश करेंगे। कहते हैं कि देयर इज समथिंग डिसआर्मिंग अबाउट मारिया सारापोवा, कि मारिया सारापोवा के बारे में जब हम कहानी पढ़ते हैं तो हो सकता है कि कुछ लोग मतलब इस बात से सस्पिशन में आ जाएंगे, शंका में आ जाएंगे, या उनको अच्छा नहीं लगेगा ये चीज। इज समथिंग एट ऑड्स विद हर रेडी स्माइल एंड ग्लैमरस अटायर, कि उसके जो वस्त्र होते हैं वो काफी अट्रैक्टिव होते हैं, वो काफी अट्रैक्टिव वस्त्र पहनती है और हमेशा चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखती है। शायद बहुत लोगों को नहीं अच्छा लगे या उससे जलन हो, ईर्ष्या हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज थी उसके अंदर जो उसको सर्वोच्च शिखर पे पहुंचाया था। लिफ्टेड हर ऑन मंडे, और ये दिन कब था? 22 अगस्त 2005 का समय था, जो वर्ल्ड के नंबर 1 पोजीशन पर, विमेन टेनिस के नंबर 1 पोजीशन पर वो पहुंची थी। और आपको पता होगा कि टेनिस जो है ये सबसे महंगा खेल है। ऐसे और भी खेल हैं, गोल्फ भी है, लेकिन टेनिस ही महंगा खेल है, काफी महंगा खेल है ये। और उसी सर्वोच्च शिखर को उसने प्राप्त किया था कब? 22 अगस्त 2005 को, मंडे का दिन था। ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम, लेकिन कोई तुरंत हो गया, ये थोड़े दिनों में हो गया ऐसा नहीं कह सकते हैं। इसको अचीव करने के लिए उसको काफी सेक्रीफाइस करना पड़ा था, काफी कुछ झेलना पड़ा था। समझ रहे बेटा? काफी कुछ झेलना पड़ा था, काफी परेशानी उठानी पड़ी थी, तब कहीं जाके उसने ये अचीवमेंट प्राप्त किया था, तब उसको ये मिला था। Poised beyond her years, यानी उसके उम्र को छोड़ दो कि उम्र क्या थी उसकी। द साइबेरियन बोर्न टीनेजर, यानी इसका जन्म साइबेरिया में हुआ था। सी वॉज फ्रॉम रसिया, तो साइबेरिया में उसका जन्म हुआ था। ये साइबेरियन बोर्न टीनेजर टुक जस्ट 4 years एज अ प्रोफेशनल टू रीच द पाइनेकल। इस सर्वोच्च शिखर पर, पाइनेकल पर पहुंचने के लिए, सर्वोच्च पर पहुंचने के लिए उसको काफी सेक्रीफाइस करना पड़ा था। जस्ट 4 years एज अ प्रोफेशनल, 4 साल प्रोफेशनल के तौर पर उसने प्रोफेशनल टेनिस को उसने प्राप्त किया था, इस पोजीशन को प्राप्त किया। However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before.
with a level of sacrifice few children would be prepared to endure. वो कहती है जिस प्रकार की सेक्रीफाइस उसने किया था, जिस तरह का त्याग उसने किया था, शायद बहुत कम बच्चे होंगे जो इस तरह के त्याग के लिए तैयार रहेंगे। इस तरह का त्याग सबके बस की बात नहीं है। लिटिल मारिया, छोटी बच्ची मारिया, की जिस समय उसकी बात बताई जा रही कि ये छोटी सी मारिया, छोटी सी बच्ची मारिया had not yet celebrated her 10th birthday, अपना 10वां जन्मदिन भी नहीं मनाया था उसने, when she was packed off to train in the United States, जब वो यूनाइटेड स्टेट्स में ट्रेनिंग लेने के लिए उसको पैक ऑफ यानी कि चल देना पड़ा। That trip to Florida with her father Yuri, अपने पिता यूरी के साथ वो गई थी, launched her on the path to success, जो सफलता के रास्ते पर उसके कदम बढ़े और स्टारडम को उसने प्राप्त किया। स्टारडम मतलब सर्वोच्च शिखर को प्राप्त किया। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंचिंग 2 years सेपरेशन, लेकिन इसमें 2 साल का हृदय विदारक यानी हृदय को विदारना देने वाला यानी दुखी करने वाला। सोचिए, अपनी माँ, उस 9 साल की बच्ची को अपनी माँ के बिना वहां जाना पड़ा था। येलेना, रीजन क्या था, क्यों नहीं उसकी मदर जा पाई थी? The latter was compelled to stay back in Siberia because of visa restriction. वीजा रेस्ट्रिक्शन की वजह से उसको वीजा नहीं मिला था, किसी कारण से वीजा नहीं मिल पाया समय पे, इसलिए वो नहीं जा पाई। और एज यू नो कि दूसरे देश में आपको जाना है, तो दूसरे देश की यात्रा करनी है तो आपको 2 चीज की जरूरत पड़ती है, एक तो पासपोर्ट होती है और दूसरा होता है वीजा। जब तक वीजा नहीं मिलता है, खाली पासपोर्ट होने से नहीं होगा, जब तक वीजा नहीं मिलता है तब तक आप दूसरे देश की यात्रा नहीं कर सकते हैं। तो उसकी मदर को वीजा रेस्ट्रिक्शन की वजह से नहीं जा पाई थी वो। मदर का नाम याद रखिएगा, एलेना उनका नाम है, फादर का नाम यूरी है। The later was compelled visa restriction. The 9-year-old girl had already learned an important, यही 9 साल की इस बच्ची को अभी ही एक महत्वपूर्ण लेसन मिल गया था, एक पाठ सीखना पड़ा था। That tennis excellence would only come at a price, कि टेनिस में अगर सर्वोच्च शिखर को प्राप्त करना है तो आपको कुछ ना कुछ उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। और ये पहली मूल्य किस रूप में चुकाई थी कि उसको माँ के बगैर, माँ के बिना, अकेले माँ के बिना रहना पड़ा था वहां पे। ठीक है गाइस एंड गर्ल्स, आई यूज टू बी सो लोनली, वो कहती है याद करते हुए उस समय को, कहती है मैं इतनी अकेली हो जाती थी। रिकॉल मतलब याद करना। आई मिस माई मदर टेरिबली, मैं अपने माँ को बुरी तरह से याद करती थी, यानी बहुत ज्यादा याद आती थी माँ। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग, उसके पिता को बहुत मेहनत करना पड़ता था ताकि उसकी टेनिस की जो ट्रेनिंग है वो कंटिन्यू रहे। टेनिस की ट्रेनिंग के लिए जो कुछ भी उनको कर सकते थे, जितना पैसे कमाना था तो वो उसके लिए लगे रहते थे, तो ज्यादा समय नहीं मिल पाता था अपनी बच्ची के साथ देने के लिए। तो वही कहते हैं कि मैं बहुत अकेली हो जाती थी। सो ही कुडंट सी मी इधर, इसलिए वो मिल नहीं पाते थे। बिकॉज आई वॉज सो यंग, कहती कि मैं इतनी छोटी थी, कम उम्र की थी। आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM, 8 बजे ही ये सोने चली जाती थी। द अदर टेनिस पुपिल्स वुड कम इन, और बाकी जो बच्चे होते थे जो टेनिस की और भी शिक्षा लेने के लिए वहां आए हुए थे इंस्टीट्यूट में, तो वो बच्चे बड़े बड़े थे और वो 11 बजे रात को आते थे, 11 बजे 11 PM, एंड वेक मी अप, और वो उसको जगाते थे। छोटी बच्ची थी तो उस पर अपना रौब जमाते थे, उसको डराने के सेंस में, और डरा के अपना वो कहते थे कि एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट, कमरे को साफ करने के लिए कहते थे। देखिए ऐसे में कोई क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएगा कि बेकार है ये सब। तो इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, लेकिन इस बच्ची ने उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, वो डिप्रेशन में नहीं गई, डिप्रेस नहीं हुई, इस बात से हतोत्साहित नहीं हुई, परेशान नहीं हुई। वो कहती है कि आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमिन्ड एंड मेंटली टफ, कहती है कि और मैं ज्यादा मानसिक रूप से मजबूत होती गई। मैं मानसिक रूप से और ज्यादा मजबूत होती गई, टफ होती गई। I never thought of quitting,
ये नहीं कि उस परिस्थिति को छोड़ के हम चले जाएं, भाग जाएं, बिकॉज आई न्यू व्हाट आई वांटेड, क्योंकि वो कहती है कि मैं जानती थी कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे किस चीज की जरूरत है और मुझे वो जरूरत पूरी करनी है। तो अच्छी तरह से वो जानती थी कि उसको क्या चाहिए। इसलिए कहते हैं कि आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू, वो अच्छी तरह से जानती थी कि उसको उसको क्या चाहिए, वो अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए उसने क्विट नहीं किया। When you come from nothing, जब आपके पास कुछ नहीं होता है, आप जीरो से आते हैं, and you have nothing, और आपके पास है भी नहीं, then it makes you very hungry and determined। तब क्या होता है कि आपको उसके प्रति भूख जगती है और तब आप दृढ़ निश्चयी हो जाते हैं, determined हो जाते हैं कि नहीं, हमको ये प्राप्त करके रहना है। I would have put up with much more humiliations and insults। इसीलिए जितनी भी उसको humiliations और इंसल्ट झेलना पड़ा, वो सब सारे ह्यूमिलिएशन और इंसल्ट को झेलती रही। that too stayed fastly pursue my dream। जो उसके ड्रीम को कंटिन्यू कर सकता था, जो उसके ड्रीम को पूरा कर सकता था, जो उसके सपनों को आकार दे सकता था, तो अपने सपने को आकार देने के लिए वो हर प्रकार के दर्द, तकलीफ, परेशानी, ह्यूमिलिएशंस, इंसल्ट, सब कुछ को सहती रही। और इससे क्या आई, उसके अंदर टफनेस आई, दृढ़ता आई। दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे। कहती है कि आज भी उसके अंदर ये टफनेस आपको मिल जाएगी, ये दृढ़ता उसके अंदर मिल जाएगी। इट वॉज द की टू हर बैगिंग द विमेन्स सिंगल्स क्राउन एट विंबलडन इन 2004। यही सब कुछ था, ये कुछ चाबियां थी जिसकी वजह से वो विमेन का सिंगल खिताब जीत पाई थी विंबलडन में 2004 में। एंड टू हर meteoric rise to the world number 1 spot the following year। और अगले ही साल नंबर 1 पोजीशन पे पहुंच गए, नंबर 1 पोजीशन। While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's, ये जो उसकी जर्नी थी कहां से शुरू हुई थी? फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया, साइबेरिया के उस बर्फ जमी हुई धरती से, उस बर्फीली धरती से शुरू हुई थी और कहां पहुंची? विमेन्स टेनिस हैज टच्ड द हार्ट्स ऑफ टेनिस फैंस। और इसके ये जो सर्वोच्च शिखर को इसने प्राप्त किया था, ये टेनिस लवर्स को कहीं ना कहीं, टेनिस से जिनको प्यार है, टेनिस की जिनको समझ है, उसको ये चीज काफी, टेनिस फैंस फॉर द यंगस्टर हरसेल्फ देयर अपील टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट। यानी कि जब आपको आगे बढ़ना है तो आपको भावनात्मक रूप से आपको टफ होना पड़ेगा, सेंटिमेंट का कोई स्थान नहीं होगा वहां पे। The straight looks and the answers she gives when asked about her ambition। जब उसके एम्बिशन के बारे में पूछा जाता है, उसके ध्येय के बारे में पूछा जाता है कि वो क्या करना चाहती, क्या अचीव करना चाहती है, तो उसका जवाब जो आता है वो मेक इट एम्पली क्लियर, ये साफ कर देता है दैट शी कंसीडर्स द सैक्रिफाइसेस वर वर्थ इट, कि जो उसने त्याग किया था, जो उसने सैक्रिफाइस किया था उस समय में, बचपन में। कहती है कि आई एम वेरी कॉम्पिटिटिव, वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, मैं बहुत कॉम्पिटिटिव हूँ, यानी प्रतिस्पर्धात्मक हूँ, मतलब कंपटीशन मेरे अंदर बहुत ज्यादा है। आई वर्क हार्ड एट व्हाट आई डू, जो मुझे करना है उस पर मैं खूब मेहनत करती हूँ। इट्स माई जॉब, क्योंकि ये मेरा काम है। दिस इज हर मंत्रा फॉर सक्सेस। और यही उसके सफलता का, उसके सक्सेस का मंत्र भी है कि जो आपका काम है उसको आप पूरी तरह से निभाइए, पूरे तौर पे कीजिए। एज ए स्टूडेंट यू हैव व्हाट इज योर वर्क, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू शुड गो थ्रू। आपको उसी के अनुसार काम करना है। दिस शुड बी द मंत्रा फॉर सक्सेस। थ्रू मारिया सारापोवा, दो मारिया सारापोवा स्पीक्स विद ए प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एक्सेंट। जो वो बोलती है उसमें अमेरिकन एक्सेंट तो होता है, यानी अमेरिकन लहजा जो उसका होता है बोलने का, कोशिश जो उसकी होती है अमेरिकन स्टाइल में बोलती है। शी प्राउडली पैरेट्स हर रशियन नेशनलिटी, लेकिन अपने रूसी होने का भी गर्व उसे है। क्लियरिंग ऑल डाउट्स, और सारे संदेह को दूर करते हुए वो कहती कि शी सेज आई एम रशियन, मैं रूसी हूं। It's true that the US is a big part of my life। कि रूस जो, रसिया जो है, सॉरी US जो है वो मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा है। बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, लेकिन मेरी जो सिटीजनशिप है, नागरिकता जो है वो रूसी नागरिकता है। माई ब्लड इज टोटली रशियन, मेरा ब्लड जो है पूरी तरह से रशियन है। आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रसिया इफ दे वांट मी, अगर वो चाहें
अगर रूस चाहे तो मैं ओलंपिक जो है सो रूस से के तरफ से खेल सकती हूँ। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशन, जिस तरह से टीनेजर्स में जिन चीजों को लेकर जैसे फैशन, सिंगिंग, डांसिंग ये सब होती है, ये सब के प्रति जो है सो एक लगाव होता है, तो मारिया ऑल्सो हैज द सेम। मारिया सारापोवा भी इन चीजों को अपनी हॉबी मानती है। सी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कॉनन डॉयल। वो आर्थर कॉनन डॉयल की लिखी हुई नॉवेल्स पढ़ना पसंद करती है। हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स, और शाम के वक्त का गाउन, मतलब कि एक विशेष तरह गाउन्स पहनना वो उसको पसंद है। एट ऑड्स विद हर लव ऑफ पैनकेक्स, और जो उसका इसके साथ जो उसको जो पसंद है पैनकेक्स और चॉकलेट स्प्रेड पैनकेक जिस पर चॉकलेट फैलाया हुआ हो, और साथ में फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स ये साथ में लेना कुछ लोगों को अजीब लग सकता है, बट दिस इज हर चॉइस, दिस इज हर स्टाइल ऑफ टेकिंग एनीथिंग। तो उसका अपना तरीका है, अपने तरीके से वो एंजॉय करती है। मारिया सारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज्ड। मारिया सारापोवा को आप किसी एक दायरे में नहीं बांध सकते, एक विशेष कोई उसको लॉकिंग नहीं कर सकते हैं एक विशेष क्षेत्र में। हर टैलेंट, उसका जो टैलेंट है उसके अंदर जो क्षमता है, अनवेवरिंग डिजायर टू सक्सीड, और सफलता प्राप्त करने की जो अदम्य इच्छा है, एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस, और सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होना, ये सब कुछ ऐसी चीज थी जो उसको लिफ्ट किया, हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ये सारी चीजें ही थी जो उसको ऊपर तक पहुंचाया, इस स्थिति ये नंबर 1 पोजीशन तक पहुंचाया। तो दिस कैन बी द आंसर ऑल्सो। क्या क्या चीजें जरूरी है? टैलेंट उसकी थी, अनवेवरिंग डिजायर थी सफलता प्राप्त करने की, और सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहना। ये 3 चीज ऐसी थी जिसकी वजह से वो दुनिया के नंबर 1 पोजीशन पे पहुंच पाई थी। एंड few would grudge her the riches she is now reaping। और जो कुछ भी अब जो उसने प्राप्त किया है, हो सकता है कुछ लोगों को वो रिसेंटफुल हो, वो शायद उसको उसके इस सफलता से उनको ईर्ष्या भी होती हो कि जो धन वो कमा रही है, जो पैसे वो कमा रही है इस ऊंचाई पर पहुंचकर। दिस इज व्हाट शी हैज टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स, कि जो पैसा वो कमा रही है, यानी मॉनेटरी का मतलब रिलेटेड टू मनी, जो पैसे वो कमा रही है, मॉनेटरी गेन्स वो कर रही है टेनिस से। ऑफ कोर्स मनी इज अ मोटिवेशन। वो कहती है कि मनी तो बहुत बड़ा मोटिवेशन है ही, पैसा जो है एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। पैसा अगर आपको मिलता है तो आपको काम करने की इच्छा और ज्यादा जगती है। इसलिए वो कहती है कि वो तो बहुत बड़ा मोटिवेशन है ही, उसको तो नकारा नहीं जा सकता है, उसको मना नहीं किया जा सकता है। लेकिन बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन कहीं उससे कहीं ज्यादा जो बड़ी चीज है वो ये इज टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड, की दुनिया के में नंबर 1 पोजीशन को प्राप्त करना। दैट इज द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। और यही वो सपना था जिस सपने को लेकर वो आगे बढ़ती रही। क्योंकि जब आप नंबर 1 पोजीशन पर कहीं पहुंचेगा तो पैसा तो अपने आप आएगा, पैसा बड़ा इश्यू नहीं रह जाएगा, फिर पैसे आपके पास आएंगे ही आएंगे। सबसे बड़ी चीज ये है कि आप नंबर 1 पोजीशन पर कैसे पहुंचते हैं। One more thing I want to discuss, students, इसके question answers, I will send you question answers related to these chapters, both the chapters. Now we have to go through with this poem also on killing a tree. On killing a tree, यानी एक पेड़ को मार देना, एक पेड़ को समाप्त कर देना। Apparently you will find the poem is just against the tree. आपको लगेगा कि ये पोएम जो है शायद पेड़ का, ग्रीनरी का विरोध करने के लिए है। शुरू में लगेगा जब आप देखेंगे कि नहीं, ये जो है सो नहीं चाहता है, राइटर जो है अगेंस्ट है पेड़ लगाने को या पेड़ उगाने को लेकर। लेकिन यहाँ पर वो चीज नहीं है, ये जस्ट ऑपोजिट मीनिंग है कि पेड़ को हटाने के लिए, ग्रीनरी को बर्बाद करने के लिए मनुष्य किस कदर जो है वो आगे बढ़ रहा है, किस तरह कौन कौन से वो हथकंडे अपना रहा है, कौन कौन से तरीके अपना रहा है, यानी कि इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज।
इनडिस्क्रिमिनेट क्लियरिंग द फॉरेस्ट, यानी पेड़ों को, जंगल को बिल्कुल हम समाप्त करते जा रहे हैं, बिना ये सोचे हुए, बिना ये ध्यान में लाए हुए कि ये हमारे लिए नेचुरल लंग्स की तरह हैं, नेचुरल लंग्स हैं ये। अगर ये ऑक्सीजन नहीं देंगे तो हम कितने तरह की परेशानियों का शिकार हो जाएंगे, शायद हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम सभ्यता के दौर में, अपने प्रोग्रेस के दौर में, विकास के दौर में हम इतने ज्यादा अंधे हो चुके हैं, वी हैव बिकम ब्लाइंड, इतने अंधे हो चुके हैं कि हमको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि पेड़ हम काटते चले जा रहे हैं। ये जो आइडिया है, प्रेजेंटेड इज देयर फॉर डिफॉरेस्टेशन लीडिंग टू डिजास्टर, ये पेड़ कटने की वजह से हम क्या हो रहा है, डिजास्टर के करीब जा रहे हैं, बर्बादी के करीब जा रहे हैं। एंड द नीड फॉर अफॉरेस्टेशन, और बड़ी जरूरत है अभी अफॉरेस्टेशन की। अफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाना, अफॉरेस्टेशन ऑन किलिंग अ ट्री। दो टर्म है बेटा, अफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन। डी का मतलब हटाना और अफॉरेस्ट, अ मतलब लगाना, अफॉरेस्टेशन, और उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डिफॉरेस्टेशन। तो हम अपनी जरूरत को पूरी करने के लिए इतने पागल हो चुके हैं, इतनी ज्यादा हम मतलब अंधे हो चुके हैं, ब्लाइंड हो चुके हैं कि हम काटते चले जा रहे हैं। तो इसके बड़ा ही सार्केज्म है, इसमें आप देखेंगे, गौर करेंगे कि सार्केज्म है, यानी सार्केस्टिक अंदाज में पोएम को लिखा गया है कि हम कितनी ज्यादा ये हो जाते हैं। सार्केस्टिक पोएम है अबाउट मेंस इनडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रीज, है ना, सार्केस्टिक पोएम है। A sarcastic, व्यंग्यात्मक, सार्केस्टिक पोएम, व्यंग कर रहा है, पोएट इस पर व्यंग कर रहे हैं अबाउट मैन, अबाउट मैन्स indiscriminate destruction of trees, indiscriminate destruction of trees। पेड़ पौधों को बुरी तरह से हम तबाह करते जा रहे हैं, समाप्त करते जा रहे हैं, डिस्ट्रक्ट करते जा रहे हैं, बर्बाद करते जा रहे हैं, बिना ये सोचे हुए कि कहीं ना कहीं हम आप ही प्रभावित होंगे, हमारा आपका ही। हम आज पॉल्यूशन से कौन प्रभावित हो रहा है? अगर इतना पॉल्यूशन है इस दुनिया में तो कौन प्रभावित हो रहा है इस पॉल्यूशन से? कहीं ना कहीं इस पॉल्यूशन से हम आप ही प्रभावित हो रहे हैं। हम आपको ये पॉल्यूशन झेलना पड़ रहा है, हम आपको उसकी समस्या झेलनी पड़ रही है। ये पॉल्यूशन किसी और को नहीं तबाह कर रहा है, ये पॉल्यूशन हम आपको तबाह कर रहा है, हम आप ही इसके शिकार होते चले जाएंगे। ओके गाइस, तो देखिए कैसे समझाया है। इट मेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। अगर आप एक पेड़, प्रीत यादव, यस प्रीत यादव टेल, प्रीत यादव कुछ बोलना है बेटा आपको? नहीं, ओके। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। अगर किसी पेड़ को आपको खत्म करना है, मार देना है, तो काफी समय लगेगा। अगर आप किसी पेड़ को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहते हैं, मार देना चाहते हैं, तो काफी समय लगेगा उसके लिए। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ, यानी चाकू के एक वार से अगर आप चाहेंगे पेड़ को समाप्त कर देना तो ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, नहीं आप मार सकते। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट, ऐसा नहीं हो पाएगा। इट हैज ग्रोन, क्योंकि क्या हुआ है, इट हैज ग्रोन, ये जो पेड़ जो बड़ा हुआ है, स्लोली, धीरे धीरे, कंज्यूमिंग द अर्थ,
अर्थ को कंज्यूम करके, यानी धरती को कंज्यूम करके। धरती को कंज्यूम कैसे किया है इसने? धरती को कैसे कंज्यूम किया? क्योंकि जो भी चीज मिलता है, मिनरल्स, वाटर, ये सारी चीजें जो पेड़ को मिला है वो कहां से मिला है? धरती से मिला है, जमीन से मिला है, और उसी से ये ऊपर तक पहुंचता है। तो इस तरह से उन चीजों को कंज्यूम करके, उन चीजों का उपभोग करके ये बड़ा हुआ है, बढ़ा है। राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट। जो पेड़ की जो क्रस्ट है, बाहरी हिस्सा है, उसमें जो चीजें मिलती हैं उसको कंज्यूम करके वो बड़ा हुआ है। एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, वर्षों से धूप, सनलाइट का प्रयोग करके, हवा का प्रयोग करके, वाटर का प्रयोग करके, एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स। और जहां पत्ते होते हैं, लेप्रस कहते हैं कि रिलेटिंग टू ए रिजेंबलिंग लेप्रोसी, एक प्रकार का रोग होता है इसमें, जिसमें घाव जैसे जो हो जाते हैं और ऐसे ऐसे गोल गोल से घाव जैसा हो जाता है, उसको हिंदी में कोढ़ रोग भी कहते हैं। तो वहां आप देखेंगे जहां से पौधे, पेड़ों में नई नई ब्रांचेज उभरती है, तो इस तरह से सिचुएशन ऐसा बन जाता है। इसलिए कहा है कि लेप्रस हाइड, उसकी जो बाहरी स्किन है उसमें जगह जगह पे ऐसा बन जाता है। तो इसी को पोएट यहाँ पे लेप्रस कह रहे हैं। वहां से लीव्स स्प्राउट होता है, नए नई कोपलें फूल निकलती हैं। आगे कहता है कि सो हैक एंड चॉप, इसलिए क्या कीजिए, उसको पूरा प्रहार कीजिए, खूब काटिए, टुकड़े टुकड़े कर दीजिए। बट दिस एलोन वोंट डू इट, लेकिन इससे भी आपकी बात नहीं बनेगी, इससे भी आप पेड़ को बर्बाद नहीं कर पाएंगे, खत्म नहीं कर पाएंगे। नॉट सो मच पेन विल डू इट, इससे कोई तकलीफ ज्यादा नहीं होगी उसकी। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, जहां से कटेगा वो कट जो है ब्लीडिंग बार्क का है। देखिए यहां ब्लड तो नहीं निकलता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कुछ भी निकलता है वो उसका ब्लीडिंग ही तो है। जो भी थोड़ा बहुत जो रस निकलता है वो उसकी ब्लीडिंग हुई, वो भर जाएगा। कह रहा है कि वो घाव भी भर जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और जमीन के पास से ही, जहां से आप काटेंगे उसको, जमीन के पास से ही थोड़े दिनों में और कुछ कोपले निकल आएंगी, नए नए ब्रांचेस निकल आएंगे, नए नए ट्विग्स निकल जाएंगे, मिनिएचर बॉब्स, और छोटे छोटे जो बॉब्स निकलेंगे, पेड़ों झुरमुट टाइप के, जो उसमें से नई नई डालियां निकलेंगी। which if unchecked, अगर आपने ध्यान नहीं दिया, will expand again to former size, वो फिर ऊपर बढ़ के, फिर आगे बढ़ के वो फॉर्मर साइज में, यानी पहले वाले साइज में ही पहुंच जाएगी। नो, कहता है नहीं, इससे बात नहीं बनेगी आपकी। नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, आपको करना क्या होगा, उसकी जड़ को खींचना होगा। अगर पेड़ को आप बिल्कुल मार देना चाहते हो तो उसकी जड़ को बाहर निकाल लो, आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, जो जमीन के नीचे गहराई में क्या कर रखा है, उसको जकड़ के रखा हुआ है, एंकर करके रखा हुआ है, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। इट इज टू बी रोप्ड, उसमें रस्सी लगा बांध कर उसको खींचना पड़ेगा। पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, बाहर निकालना पड़ेगा। और पुल्ड आउट एंटायरली, पूरी तरह से उसको उखाड़ दीजिए, निकाल दीजिए। कहां से? आउट फ्रॉम द अर्थ केव, यानी पृथ्वी के जो कंदरा में, अंदर वाले भाग में जो जकड़ा हुआ है उसको बाहर निकाल दीजिए। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज, तब जो पेड़ की ताकत है, तब जो इस ट्री की ताकत है वो क्या हो जाएगी, सामने आ जाएगी, खुल जाएगी, एक्सपोज हो जाएगी, दिखने लग जाएगी। द सोर्स, जो उसका स्रोत था, जहां से इसको ताकत मिल रही थी, जो व्हाइट रंग का होगा, अभी वो भीगा भीगा सा, जब आप जमीन से निकालेंगे तो अंदर की जो नमी होगी वो दिखेगी, आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे, वो भीगा भीगा सा वो होगा। द मोस्ट सेंसिटिव, जो काफी सेंसिटिव हिस्सा होगा उसका, जो छुपा हुआ था वर्षों से, हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, पृथ्वी के अंदर जो काफी वर्षों से छुपा हुआ था, और तब जो है सो आपका काम पूरा हुआ। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग, तब बात क्या आएगी, आप उसको सूखने के लिए छोड़ दीजिए, सूखने दीजिए धूप में, तब धीरे धीरे करके वो समाप्त हो जाएगा, उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। सन में और एयर में, धूप में, हवा में, इस सब में वो क्या हो जाएगा, सूखकर ब्राउन हो जाएगा। हार्डनिंग, काफी हार्ड हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। ट्विस्टिंग, अकड़ जाएगा, जगह जगह से वो अकड़ जाएगा। विदरिंग, तब उसके टुकड़े टुकड़े होके टूटने लग जाएगा, विदरिंग।
एंड देन इट इज डन, तब समझिए आपका काम पूरा हो गया। तब जो आपने सोचा था पेड़ को समाप्त करने का, वो काम आपका पूरा हो गया। तो देखिए ये कहानी, ये ऐसा लग रहा है जैसे हम पेड़, ऐसा पेड़ के साथ हम कब कर सकते हैं, जब पेड़ को हम अपना दुश्मन मानते हो, यही है ना। तो पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी स्थिति ये हो गई है, ह्यूमन बीइंग्स क्या मानने लग गया है, जैसे ये पेड़ नहीं हो, ये हमारा दुश्मन हो, हम उसको दुश्मन की तरह ट्रीट करने लग गए हैं। जबकि सच्चाई ये है कि ये इससे बड़ा हमारा कोई दोस्त हो ही नहीं सकता है, ये हमारा सबसे बड़ा दोस्त है, इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। अगर इस पृथ्वी पर हमें रहना है, इफ वी वांट टू लिव ऑन दिस अर्थ, इफ वी अगर हम चाहते हैं, इफ वी वांट द ह्यूमन रेस टू बी कंटिन्यूड ऑन दिस अर्थ, कि ह्यूमन रेस जो है चलते रहे, तो ट्रीज आर मस्ट, और फॉरेस्टेशन इज अ मस्ट। पेड़ लगाइए, पेड़ बढ़ाइए, पेड़ की संख्या, आज बहुत सारी समस्याएं जो है उसकी जड़ कहीं ना कहीं यही है कि हम जो है एनवायरनमेंट को पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं, और उसका मेन कारण है पेड़ों की कटाई। बुरी तरह से पेड़ों की कटाई हम करते जा रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन तो हम कर रहे हैं, लेकिन अफॉरेस्टेशन कहीं भी नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें झेलना पड़ेगा, हर तरह की परेशानी झेलनी पड़ेगी। इतनी जो बाढ़ आ रही है, बाढ़ कहीं पर बाढ़ रहता है, कहीं पर सूखा रहता है, टोटली जो है सो हमारा जो ये एनवायरनमेंट की जो स्थिति है पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। क्लाइमेट जो है बिल्कुल टर्न लेता जा रहा है, क्लाइमेट बिल्कुल अपने तरीके से वो अपने में चेंज ला रहा है। जिस सब का दुष्परिणाम किसको झेलना पड़ेगा? Who will have to suffer? Humans will have to suffer. हमको, आपको, हम सबको झेलना पड़ेगा। हम सब कहीं ना कहीं इसके लिए दोषी हैं, एंड वी ऑल हैव टू सफर। समय रहते, तो अभी भी टाइम है कि वी शुड बी वेरी केयरफुल। अभी भी हम समय रहते चेत जाएं, समय रहते इस चीज को समझ जाए, जिससे कि हम स्थिति को संभाल सकते हैं। अदरवाइज द टाइम विल नॉट स्पेयर अस, समय हम लोगों को माफ नहीं करेगा, और हम सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। समझ में आया स्टूडेंट्स? डिड यू गेट गाइस?